आज के इस तलोजा के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर प्रसाद ढगे पाटिल साहब, शाहनवाज भाई, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा महानगर पालिका के गट नेता सैफ, हमारे कॉरपोरेटर नफीस अंसारी साहब, मन्नान भाई, मुमरा के मशहूर डॉक्टर आसिफ कोची साहब, अमजद बरकती भाई, सुमित जमदाड़े जो मेरा औरंगाबाद का साथी है, और इतनी बड़ी नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों, कभी कभी गर्म होती है। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी माँओं का, बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग यहां पर जो आए हैं, यकीनन आपके सामने जो लड़के खड़े हैं जिसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा की तरफ से आए हुए हैं, वरना बैठने को जो मजलिसी है वो बैठ जाए, जो भाजपाई है खड़े रहे। आप लोग अगर बैठ जाए, नहीं तो साइड में हो जाए भाई। चलिए, काली टी शर्ट वाले साहब आप भी बैठ गए तो मजा आ जाएगा। ऐसा लग रहा है मेरे जहेज में आए हुए हैं आप। लाल टोपी वाले बैठ जाए। अभी अभी हमारे ए भाई वो पानी, ए सुनिए बच्चे, अभी अभी हमारे गोवंडी के अतीक सर आए हुए हैं, एहलिया भी है, उनके एहलिया भी आए हैं, कॉरपोरेटर, जोरदार तालियों से अतीक भाई का इस्तकबाल करिए। हमारे नौजवान साथी है। आज के इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद की, बड़ी मेहनतें की, बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं शाहनवाज भाई और प्रसाद साहब मुझे ये लिस्ट दिए हैं, मैं सभी लोगों का, जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 2 दिन पहले ही औरंगाबाद आया। मैं गुजरात में था, जहां पर गुजरात महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं पूरे गुजरात राज्य के अंदर। तकरीबन 6 दिन मैं वहां पर था। ये बात आपको इसलिए बताना जरूरी है कि जब मैं गुजरात गया और गुजरात का महानगर पालिका का इलेक्शन में देख रहा था, भाजपा नजर आ रही थी। मैंने पूछा कि विपक्ष यहां पर सिर्फ मजलिस ही नजर आ रहा है, दूसरी पार्टियां क्यों नहीं नजर आ रही है? तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। तकरीबन 750 कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन्होंने कांग्रेस का एबी फॉर्म लिए, लड़ने की इच्छा जाहिर की
विड्रॉल का जिस दिन डेट थी, 750 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिए। बीजेपी बगैर इलेक्शन लड़े हुए तकरीबन 750 सीटों के ऊपर बगैर इलेक्शन लड़े हुए वो जीत हासिल कर ली। अभी आप 2 दिन पहले टीवी के ऊपर देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 ये पूरे के पूरे निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन भाजपा की बी टीम का इल्जाम किस पर लगाया जा रहा है? तो हम पर लगाया जा रहा है। एक हम ही है जो आज डटकर खड़े हुए हैं, जो डटकर लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो पूरी मजबूती के साथ आगे भी लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं जाती तौर के ऊपर आज तलोजा में आने की मुझे इस वजह से भी ज्यादा खुशी है कि हमारा एक मराठा समाज का भाई प्रसाद ढगे पाटिल, ये मेरे पास बहुत मर्तबा औरंगाबाद में चक्कर लगाए और उनका यही इसरार था कि मैं एक मर्तबा तलोजा को आऊं। मैंने उनके बारे में पता किया और फिर ये फैसला लिया कि नहीं, हम तलोजा जाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देखकर मैं समझता हूं ये फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं तो यकीनन हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत, उनकी तड़प, उनकी बेबाकी, उनकी जुस्तजू, जिस तरीके से वो चाहे पार्लियामेंट हो या बाहर लड़ाई लड़नी हो, किस तरीके से वो आवाज बुलंद करते हैं, शायद उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं। और यही हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है। मैं ढगे पाटिल साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जमीन पर घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। जिस देश का एक सपना हमने देखा था, उस देश के सपने को हर रोज एक पार्टी, उनके नेता पैरों तले कुचल रहे हैं। मुझे न नाम बताने की जरूरत है, न आपको समझाने की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर अगर आज कोई सियासी जमात, कोई सियासी पार्टी नफरतों का बाजार इस मुल्क के अंदर चला रही है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और अगर उसके नेता का नाम अगर पूछेंगे तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। आप ये माने या ना माने, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि ये मुल्क मुख्तलिफ फूलों से सजा हुआ, अलग अलग रंगों का एक गुलदस्ता हुआ करता था,
लेकिन आज इतनी दरारें और इतनी दीवारें समाज के अंदर पैदा की जा रही है कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, दलितों को अलग करो, तुम अपना त्योहार मनाओ, हम अपना त्योहार मनाते। आज इस कार्यक्रम के अंदर सुमित जमदारे, मेरा औरंगाबाद का साथी, जो महज चंद वोटों से कॉरपोरेशन का इलेक्शन हारा है, दलित समाज से ताल्लुक रखता है, मैं इनके घर दिवाली मनाने के लिए जाता, ये मेरे ईद पर आते गले मिलकर शीरखुरमा पीने के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज में जो नफरतें फैलाई जा रही है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हमें खत्म करना होगा। यह हकीकत है कि सियासत में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को तो ताकतवर बना लिया, लेकिन इस मुल्क को कहीं ना कहीं कमजोर करते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जिंदगी भर इस कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे, कोई हमें अब नीचे लेकर नहीं आने वाला, हम नीचे आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, तख्त ताज खत्म हो गए हैं और ये सपना देख रहे हैं कि हम जिंदगी भर रहेंगे। कौन देख रहे हैं सपना? भाई और बहनों, ये मीडिया वाले आते हैं ना, तो इस इंतजार में आते हैं कि ये कौन सा भड़काऊ भाषण करके जाने वाले हैं। 2-3 दिन तक फिर इनकी दुकान अपने पे चलती है। फिर जाएंगे, बोलेंगे इम्तियाज जलील ने ऐसा बोला, इम्तियाज जलील ने इनके खिलाफ बोला, आपका क्या कहना है? तो महाराष्ट्र में तो इनके चिल्ले पिल्ले कितने घूम रहे हैं आप जानते ही हैं। इनकी सुबह दोपहर शाम होती है तो काय के लिए होती है? हिंदू मुस्लिम करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, और इनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। और इनमें ज्यादातर भाजपा वाले हैं। एक जो उनका नेता है वो इतना सा है, यकीन मानिए इतना सा है। देखो चाचा पीछे से चिल्ला रहे नेपाली है करके। एक तोतला भी है, उसको वहां पे जाके देंगे उत्तर प्रदेश के। मैं आज जो आपके बीच में आया हूं वो सिर्फ ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों का है। नए नए किस्म के कानून लाए जा रहे हैं। हमारे मुंब्रा के कॉर्पोरेटर साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि एसआईआर आप लोगों को करना कितना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इनकी कोशिश ये हो रही है कि अगर एसआईआर के अंदर अगर आपका नाम ये काट दें तो शायद आप समझेंगे कि क्या हुआ, मेरा नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में से कट गया है। लेकिन हो सकता है कि उसके बाद ये आपके घर के ऊपर दस्तक देंगे और दस्तक देकर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, आप किसी पड़ोसी मुल्क से आए हैं, आप बांग्लादेशी हैं, आप हिंदुस्तानी है नहीं। इसीलिए मैं भी आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
हर 2 दिन में फोन करके पूछते हैं कि कहां पर कितना परसेंटेज हुआ है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका नाम कटेगा तो आपको आगे किस तरीके से परेशानी में डाला जाए, ये साजिश हुकूमत नए नए कानून लाकर करना चाहती है। इसीलिए जिन लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा है, चाहे वो हमारे ढगे पाटिल साहब हो, शाहनवाज हो, हमारी बहनें हो, अपने अपने इलाकों के अंदर कैंप्स ऑर्गेनाइज करिए। हमारे लोगों की फितरत होती है, क्या होता कुछ नहीं होता, ऐसी होती है, ऐसी ही फितरत है। उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी आबादी हमारी होने के बावजूद भी वोटिंग का परसेंटेज जब हम देखते हैं तो 50%, 52%, 54%, 55%, बस इतना ही। बाद में पता चलता है कि साहब वोटर कार्ड ही नहीं है। ये सब आज आपकी जरूरत बन चुके हैं। ये फ्रूटी को रुकवा दे भाई साहब, बच्चों को बिठाइए जरा। वो बच्चों को बाहर करिए। मैं खास तौर से जो मुल्क के हालात आज हम देख रहे हैं कि कैसे आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बहुत दूर नहीं, यहां पर नासिक के पास एक टीसीएस कंपनी का मामला आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कैसा पूरा संगठन, अलग अलग संगठन आके वहां पर किस तरीके से बवाल मचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर लव जिहाद, कन्वर्जन, ऐसे इल्जाम लगाकर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन बच्चों को नौकरियों से कैसा निकाला जाए, ये साजिश चल रही है। पुलिस भी कैसा काम कर रही है, ये आप हर रोज देख रहे हैं। महज कुछ मीडिया वाले कुछ दिखा देते हैं और पुलिस वाले एफआईआर सीधा रजिस्टर कर देते हैं। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस टीवी के ऊपर दिख गया, 2-4 संगठन आके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं और एफआईआर रजिस्टर। पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने आईटी की डिग्रियां हासिल की है, पढ़ी हुई बच्ची हमारी निदा खान हामिला है, लेकिन उसको इस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा मानो वो कोई दहशतगर्द है। कैसी कैसी रिपोर्टिंग मीडिया वाले कर रहे थे, कैसे कैसे इल्जाम उस पर लगा रहे थे, ये बगैर सोचे हुए कि वो बच्ची किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, कोई उसके ऊपर बोलने वाला नहीं, सब खामोश के खामोश। लेकिन मैं गया, उस बच्ची से मिला, उसकी रोती बिलखती मां से मिला। बाप इतना टेंशन में कई कई रात सो नहीं रहा कि कब पुलिस आएगी, कब मेरी बच्ची को उठाकर ले जाएंगे। बिस्तर के ऊपर आ गया बाप। उस वक्त मैंने उस बच्ची को और उसकी मां को एक वादा किया कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगा तुम्हारे साथ।
कब तक हम ये जुल्म, ये सितम हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या हुआ? वो बच्ची मेरी थोड़ी बच्ची है, मेरी थोड़ी बहन है। आज उसके ऊपर बारी आई है, कल ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है, हमारे ऊपर भी आ सकता है। अगर दोषी है तो बता सबूत, कानून के हिसाब से जो कार्रवाई करना है आप करिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो। लेकिन महज कुछ बजरंग दल के, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ भाजपा के गुंडों की वजह से अगर तुम ये समझेंगे कि तुम कुछ भी कर लेंगे, तो एक बात समझ ले कि ना तो मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं एनसीपी का हूं, ना समाजवादी पार्टी का हूं। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझे सिखाया है कि इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलो। कब तक डराएंगे? कितना डराएंगे? और क्यों डरेंगे? लोग मुझसे भी पूछते हैं, क्या आप डरते नहीं? मेरे करीब के लोग पूछते हैं मुझसे कि आप इतना जब बोलते हैं तो आपको डर नहीं लगता है? मैं कहता हूं, हां लगता है मुझे डर। मैं भी इंसान हूं, मुझे डर लगता है, लेकिन इनसे डर नहीं लगता है, मेरे रब से डर लगता है मुझे। मेरे अल्लाह से मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझसे पूछे कि जब एक बच्ची के खिलाफ जुल्म हो रहा था तो तू खामोश क्यों था? और ये बात मैं सिर्फ वो बच्ची का नाम निदा खान है बोलकर नहीं, अगर किसी और जाति, किसी और धर्म की भी वो बच्ची होती तो मेरा जवाब वही रहता कि हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है, बहुत दूर नहीं, यही मुंब्रा में कुछ महीने पहले देखे थे, वो एक बच्ची ने क्या बोल दी थी, हमारी कॉर्पोरेटर जीत कर आई तो कैसा हराया बोल दी। हम रोज गालियां सुन रहे, रोज हमको गालियों से नवाजा जा रहा, कोई एक्शन नहीं। हमारे मजहब पर उंगलियां उठाई जा रही है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। एक बच्ची ने क्या बोल दिया, कैसे हराया, तो सारे हिंदुस्तान के पेट में इतना दर्द। बच्ची ने बोल दी कि मैं मुंब्रा को हरा करूंगी। 4-6 दिन तक ये जो है ना 8 बजे टीवी खोलो तो 6-8 बैठे हुए हैं, बोले वो बच्ची ने बोली है मुंब्रा को हरा कर देंगे। 9 बजे खोलो तो वही चर्चा, मानो देश के अंदर इससे बड़ा कोई मुद्दा था ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जब ये मामला बढ़ गया तो भाजपा का एक नेता मुंब्रा आया, नेता तोतला। क्या बोल रहा था सैफ भाई? वो पुलिस स्टेशन में गया और बोला उत्तर तिला तेत ले दिता करो। हाँ मन्नान भाई, पुलिस स्टेशन गया, बोला उत्तर तिला तेत ले दिता करो। अब बेचारे पुलिस वालों की भी हालत, बोले क्या करो? बोले तेत ले दिता करो। बहुत देर लगी पुलिस वालों को समझने में कि केस रजिस्टर करना है करके। अब बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे, हुकूमत उनकी है
उनके इशारे के ऊपर चलना है तो वहां के पीआई साहब ने धड़ल्ले से एफआईआर फाड़ दिए बच्ची के खिलाफ। क्यों? कि भाजपा का वो तोतले ने आके बोला कि बच्ची के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो बगैर कोई कायदा कोई कानून। आज भी चैलेंज करता हूं मैं महाराष्ट्र की पुलिस को, बताओ किस कानून के तहत तुमने उस बच्ची के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया? कौन सा कानून है? अगर उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है तो हर रोज जो हमें गालियां दे रहे, हर रोज जो एक कौम को निशाना बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अगर केस रजिस्टर हो गया, बाद में पता चला कि वो बच्ची को अरेस्ट करने वाले हैं, मैंने बोला कि अब जरा ज्यादा ही हो जा रहा है। तो मैंने सैफ भाई से बात किया तो सैफ भाई ने मुझे बताया कि साहब ये लोग बहुत बवाल कर रहे हैं इसका। तो मैंने कहा कि अब रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और मैं गया वहां पर, और वहां जाने के बाद ये तो थे ही बैठे, बोले बच्ची ने ये बोली। मैं बोला बच्ची ने जो बोली वो सही बोली, हम है उसके साथ। बोले केस रजिस्टर हुआ। तो मैंने कहा कि अब सुनो, वो बच्ची ने ये कहा था कि मैं मुंब्रा को हरा करूंगी, मैं ये कहकर जा रहा हूं कि मैं पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा। उसमें बोल तोतले, अगर उस बच्ची के ऊपर अगर केस रजिस्टर हो सकता है तो कानून मुझ पर भी केस रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं करे मुझ पर केस रजिस्टर? क्योंकि उनको मालूम है कि बाप से पंगा नहीं लिया जा सकता है। जब ये होता है ना तो मैं भी अपने दिमाग को ऐसा मार के बोलता हूं अत्ता माझी सटक ली। और जब सटकती तो फिर अच्छे को मालूम है, क्योंकि हम तो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठे थे। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। लोग कहते थे कि असदुद्दीन अवैसी एकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से चुनकर आता है, जिंदगी भर ये एक ही रहेगा, एक का दो नहीं रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल इम्तियाज जलील पे उनके बाजू जाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठा। आप लोगों ने वोट नहीं दिए, मुझे दे नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब नतीजे आ रहे थे, जब रिजल्ट का दिन था, उस दिन आपके हाथ भी उठे थे दुआओं के लिए कि या अल्लाह इम्तियाज जलील को भी कामयाब कर देगा। इसलिए जब गए थे पार्लियामेंट के अंदर तो अम्मा इतने परेशान हो गए थे। वो बोले एक तो बहुत बोलता था, ये दूसरा आया तो ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत बोलता है। इसलिए जिस दिन पहले दिन गए थे तो नरेंद्र मोदी ने एक फोन लगाया था, अरे ओ सांबा कितने आदमी आए रे इस बार मजलिस के? तो सांबा ने जवाब दिया 2, लेकिन है 200 के बराबर है। तो हम वहां पर भी अगर हम खामोश नहीं रहे, वहां पर भी हमने आपकी आवाज उठाने की कोशिश की, उसी का नतीजा है कि जब 2024 का इलेक्शन आया तो सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। क्या भाजपा वाले, क्या दोनों शिवसेना, क्या दोनों एनसीपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, पूरे के पूरे एक साथ मिलकर इन सब ने एक साजिश रची और ये तय सीधी हालत के अंदर ये जीत कर नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा लगा कि इम्तियाज जलील को हरा दो, मजलिस महाराष्ट्र में कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम गिरे जरूर,
खत्म नहीं हुए हैं। हम आज भी उतनी ही जद्दोजहद के साथ हम लड़ते हैं और हारने के बाद अगर ये मंजर मैं देख रहा हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस ग्राउंड के ऊपर चाहे देवेंद्र फडणवीस साहब हो या एकनाथ शिंदे हो, दोनों को भी अगर यहां पर सभा लेना है तो गाड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा, 200-200, 500-500 रुपये देकर लोगों को लाना पड़ेगा। ये सिर्फ मोहब्बत में आने वाली जमात है जो मजलिस के साथ दिल से मोहब्बत करती है। मेरे भाइयों, हम आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वक्त और हालात को देखते हुए आज हर कोई आपको जब निशाना बनाया हुआ है तो हमारी ये जरूरत है कि हम ढगे पाटिल जैसे लोग, सुमित भाई जैसे लोग मजलिस को कहते हैं कि ये फिरका परस्त जमात है, कट्टर। ढगे पाटिल साहब, आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, तुम्ही कशाला गेले तिथे, तुम्ही का गेले तिथे? ये एमआयएम वाले तो कट्टर आहे। ढगे पाटिल साहब, हमको ये जवाब देना कि अगर किसी पर भी जुल्म और ज्यादती होती है तो एक जमात जो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी रहती है, उस जमात का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम नहीं देखते हैं कि किसकी जात, किसका धर्म, किसका मजहब क्या है करके। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। ये मुल्क हमारा है। यही बचपन से लेकर हमारे मजहब ने हमको सिखाया है कि अपने मुल्क से वफादारी करो। लेकिन आए दिन कोई ना कोई हमारे वफादारी के ऊपर सवाल उठाता है, कहता है कि तुम उधर चले जाओ, वो मुल्क चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं। और जो लोग बार बार हमसे ये सवाल करने वाले हैं उनको हम जवाब भी अच्छी तरह से देते हैं। दरअसल क्या है, लातों के भूत बातों से। इसीलिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, वो शेर मैं हर सभा के अंदर बोलता हूं, लेकिन मेरा बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं पूरा शेर बोल दिया मैंने, तो कल से इनके धंधे शुरू हो जाएंगे। एमआईएम वाला आया था, तलोजा में आकर भड़काऊ भाषण देकर गया है, लेकिन मैं भी समझ गए हैं हम तुमको कैसा हैंडल करना है। इतना दिमाग तो हमारे अंदर भी आ गया। इसलिए जो शेर बोलते हैं आधा हम बोलते हैं, आधा ये बोलते हैं। वो पीछे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो इंतजार में रहते हैं कि कब पकड़े इम्तियाज हाथ में आता नहीं है, क्योंकि कायदा वो कानून जो है ना वो सबूत मांगता है और सबूत हम घंटा देते हैं। तो जितना बोलना होता है उतना बोल के हम निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं राहत इंदौरी साहब को और मेरी माएँ और बहनें, आप लोगों को भी जवाब देना है मेरे साथ। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे यकीन मानो, वो साइड वाले हैं ना, इनको सबको गौर से पिक्चर लो, इनका फोटो लो, भाजपाई दिख रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है। आए देखने के लिए लगता है कांग्रेस के क्या देखने के लिए आए, क्या बोलता करके। बोलो कैमरा हमारी तरफ मत देखो, उधर देखो।
सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे। समझ गया? अब अगर मैंने पूरा बोल दिया होता तो बोले देखो उनके बाप दादाओं को निकाल लिया है, केस रजिस्टर करो। कानून सबूत मांगता है और सबूत हम बाबा जी का ठुल्लू नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। इसमें से भी ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कल के दिन अपना। सिर्फ मेरी बुजुर्ग मेरी माँ और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्त जैसा भी रहा, हमको हाथ में हाथ डालकर मजबूती के साथ इस मुल्क की जमहूरियत को जिंदा रखना है। और वो उसी वक्त मुमकिन रहेगी जब मेरा ये दलित भाई, जब मराठा भाई, तमाम हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, सिख, ईसाई, हम सब साथ में मिलकर, बंजारा समाज का भी एक भाई हमारे साथ प्रवेश करने वाला है, तो हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। बाकी और किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसमें। अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत खत्म जो हुई है वो कोई गैरों की वजह से नहीं हुई है। मुसलमानों को खींचने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मुसलमानों ने ही किया है। मुसलमानों की क़यादत को इस मुल्क से अगर किसी ने खत्म किया है तो कोई गैर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मीर सादिक, मीर जाफर, बहुत सारे हैं इस मुल्क के अंदर जिन्होंने हमें धोखा देने का काम किया, मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए। इम्तियाज जलील को गिराने में गैरों का हाथ नहीं था मेरे भाई। 18 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पैसा देकर खड़े किए गए थे और उनका मकसद यही था कि किसी तरह से इकलौता एक मुस्लिम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे महाराष्ट्र से। आपके कितने एमपीज हैं जो लोकसभा के अंदर आपके मुद्दों को उठाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं? तो 0। कर्नाटक के अंदर कितने हैं? 0। राजस्थान के अंदर कितने? हेलो, माइक वाले पे नजर रखो। तो इतने सारे जगहों के ऊपर 0। महाराष्ट्र के अंदर 2019 से 2024 सिर्फ एक ही एमपी था, वही आपका बेटा, आपका भाई। आने वाले वक्त के अंदर भी हमें मालूम है कि कैसी कैसी साजिशें होने वाली हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाने वाले हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारे अंदर से ही हमारे नेता पैदा हो। आप लोगों के अंदर हम लीडर बनाना चाहते हैं। हम नौजवानों से, हमारी माँओं से, बहनों से, बुजुर्गों से यही अपील करने के लिए आए हैं कि आप मजलिस का साथ दीजिए। असदुद्दीन अवैसी साहब की तड़प को देखिएगा कि किस तरीके से वो शख्स दिन और रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह मजलिस बहुत आगे जाएगी। मुझे प्रसाद ढगे पाटिल साहब ने बताया है कि उनके पास तकरीबन 400 कितने हैं महिला मंडल 400 हजार है। उन्होंने ये कहा कि साहब, मैं इस कौम की महिलाओं के लिए, मैं हर समाज की महिलाओं के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं।
मैं ढगे पाटिल साहब दोबारा जब मैं आऊंगा तो आप हमारी ये माएं बहनें सभी जात धर्म और मजहब की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए जो भी काम करेंगे मैं खुद जाती तौर के ऊपर आऊंगा और आपके इस काम को देखूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब महिलाएं आती हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब हमारी मस्तूरात हमारी बहनें आती हैं, तो यकीन मानिए वो इस बात का संकेत होता है कि तलोजा के अंदर आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इनकलाब आने वाला है। आज के बाद दूसरी पार्टी के तमाम नेता, आपको भी मौका है, जल्दी से आ जाओ, उतार दो अपने गले का मफलर, छोड़ दो अपने हाथ का झंडा, अब गले में मफलर अपना ही डालो, झंडा अपना ही डालो और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, वो नारा जिसने पूरे हिंदुस्तान को बांध रखा था, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हुई थी तो हम इंतजार कर रहे थे कि कोई तो एक बड़ा नेता खड़ा रहेगा और उसकी मुखालिफत करेगा, कोई तो एक कांग्रेसी, कोई समाजवादी, कोई राष्ट्रवादी का खड़े रहकर उसकी मुखालिफत करेगा, क्योंकि हमारा वजूद, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान जिसकी वजह से है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी हो रही है और अगर हम खामोश बैठे हैं तो यकीन मानो हमसे बुरा आदमी कोई हो नहीं सकता। जब सब खामोश हो गए तो हमने जवाब दिया और हमने ये तय किया कि हम औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक रैली लेकर आएंगे। यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे तलोजा के नौजवान भी यहां पर आकर उस रैली के अंदर जुड़े थे। आप लोग एक रात पहले जब हम रैली निकालने वाले सुबह 7 बजे तो बड़े बड़े पुलिस वाले मेरे पास आए, बड़े बड़े अधिकारी रात में 2 बजे, और मुझसे आकर कहने लगे कि हुकूमत की तरफ से ये आदेश आया है कि आपकी रैली को इजाजत नहीं दी जा रही है, हम आपको ये रैली निकालने की परमिशन नहीं दे रहे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और मैंने उनसे कहा, तुमसे मांगा किसने है रैली का? बताओ, मैंने कब तुमको लिखित के अंदर दिया कि मुझे परमिशन चाहिए? अगर वो गुस्ताखी कर सकता है तो क्या तुम्हारी परमिशन लेके करा था? अगर वो गुस्ताखी करने के बाद अगर कानून खामोश है तो मैंने कहा तुम पूरी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा बंबई तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैंने उनको एक बात कही थी कि तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारे पास हुकूमत है, पुलिस है, प्रशासन है, डंडे हैं, लाठियां हैं, बंदूकें हैं, ये ताकत तो तुम्हारे पास है, लेकिन जिसके नाम के लिए मैं निकल रहा हूं तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। और वही रैली आज पूरे दुनिया के अंदर मशहूर हुई कि हिंदुस्तान का मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये पैगाम उस रैली के जरिए हमने दिया था। मेरे भाइयों, आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि हाथ से हाथ जोड़कर रखिएगा, इख्तिलाफ नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि अगर हम एक रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे। बस यही उम्मीद करता हूं। और जाते जाते उसी रैली के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जो नारा दिया गया था, वो नारा मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आवाज से आवाज लगाए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। यकीन मानिए कांग्रेसी है या तो बीजेपी वाले हैं पीछे पूरे, अगर नहीं है तो दोनों हाथ उठाना पड़ेगा उसमें, और जो नहीं उठाया समझ लो अपना भेजा हुआ है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा
प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।